तो मैं सारिम अशरफ आज फिर आपके सामने जुलाई 2019 में सीटेट के पेपर 1 लैंग्वेज 2 में हुए सवालात को लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। मिर्ज़ा ख़ानदान की वक़ार को कायम रखने के लिए क्या लाजमी समझते थे? नरमी और दरियादिली, रऊनत और तंग मिजाजी, दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम, खुश मिजाजी और नरमी। चलिए इक़्तिबास को पढ़ते हैं। इक़्तिबास क्या कह रहा है? मिर्ज़ा को अपने ख़ानदान के उस ज़वाल का पूरा एहसास था, मगर उसको रोकना उसके बस की बात न थी। अलबत्ता जहाँ तक ज़ाहिरी रखरखाव का ताल्लुक़ था, मिर्ज़ा उसमें ज़रा सी कोताही भी न होने देता था। उसके दिल में न जाने क्यों ये ख़्याल बैठ गया था कि ख़ानदान का वक़ार कायम रखने के लिए दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम लाज़िमी है। ख़ानदान का वक़ार कायम रखने के लिए दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम लाज़मी है। दुरुस्त मिजाजी कहते हैं सख्त मिजाजी को। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा ख़ानदान के वक़ार को कायम रखने के लिए किस चीज़ को जो है लाज़मी समझते थे? तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम जो है इसको क्या करते थे? मिर्ज़ा लाज़मी समझते थे। चलिए 122 नंबर देखते हैं। वो अंदर से कैसा इंसान था? खुश मिजाज, कीना परवर, सख्त दिल, नर्म दिल। इक़्तिबास को देखते हैं। इस ख़याल ने उसे सख्त दिल बना दिया था, मगर ये दुरुस्ती और सख्ती ऊपर ही ऊपर थी। अंदर से मिर्ज़ा बड़ा नर्म तथा और यही हमारी दोस्ती की बिना थी, है ना। मगर ये दुरुस्ती और सख्ती ऊपर ही ऊपर थी। अंदर से मिर्ज़ा बड़ा नर्म था और यही हमारी दोस्ती की बिना थी, यानी बुनियाद थी। तो अंदर से जो है मिर्ज़ा कैसा था? आपसे पूछ रहा है कि वो अंदर से कैसा था। तो ज़ाहिरी तौर पे तो वो दुरुस्त मिजाज था, लेकिन अंदर से वो क्या था? नर्म दिल था। अंदर से क्या था दोस्तों? वो नर्म दिल था। अच्छे से समझ के पढ़ना है, टाइम देना है थोड़ा सा, है ना। हम लोग क्या होते हैं कि फ़ौरन जो है थोड़ा सा। मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने गए? मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने गए? अचकन, सलीम शाही जूता, अंगरखा, टोपी। अनारकली एक जगह है, देखते हैं इक़्तिबास में क्या कह रहा है। एक दिन दोपहर को मैं और बिरजेश कद्र अनारकली में अपने शानदार मोटर में एक मशहूर जूते वाले की दुकान से सलीम शाही जूता ख़रीद रहे थे। सलीम शाही जूता ख़रीद रहे थे। सलीम शाही जूता ख़रीद रहे थे। तो क्या ख़रीदने के लिए गए? सलीम शाही जूता ख़रीदने के लिए गए। मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने के लिए गए? तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि सलीम शाही जूता ख़रीदने के लिए मिर्ज़ा अनारकली गए, यानी 3 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 24 देखते हैं। मिर्ज़ा ने अपना ठाठ बाट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी समझा? जूते बेहद कीमती दाम के देखें, जूते अपने मोटर में ही देखें, जूते सफ़ेद रंग के ही देखें, जूते मुनासिब दामों पर ख़रीदें। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास से पता चल जाएगा। मिर्ज़ा ने अपना ठाठ दिखाने के लिए ये ज़रूरी समझा, मिर्ज़ा ने अपना ठाठ दिखाने के लिए ज़रूरी समझा कि वो मोटर में बैठे दुकान के मालिक को पुकारे और जूते अपनी मोटर में मुलाहिज़ा करे, देखे। तो अपने मोटर में जो जूते देखने को उन्होंने क्या समझा? ठाठ बाट समझा। तो वही चीज़ तो आपसे पूछा जा रहा है 124 में कि मिर्ज़ा ने अपना ठाठ बाट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी समझा? तो जूते अपनी मोटर में ही देखे, इसको ज़रूरी समझा, ताकि इससे पता चले कि ये बहुत बड़ा आदमी है। 125 देखिए। जूते वाले ने मिर्ज़ा की खिदमत में किसको मामूर किया, मुकर्रर किया, किसकी जो है नियुक्ति की, नियोजन? अपने 2 बेटों को, अपने 2 भाइयों को, अपने 2 कारिंदों को, अपने 2 दोस्तों को। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इक़्तिबास, क्या कह रहा है।
शहर में अभी मिर्ज़ा के की साख कायम थी और दुकानदार आम तौर पर उसकी इन अदाओं के आदी थे, यानी इस तरह की जो अदा थी कि वो गाड़ी में ही मोटर ही में सामान देखते थे, ये आदी हो गए थे दुकानदार भी। चुनांचे जूते वाले ने अपने 2 कारिंदे मिर्ज़ा की खिदमत पर मामूर किए। किसको मामूर किया? 2 कारिंदे को। किनको? 2 कारिंदे को, यानी 125 का जो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 126 एहसास की जमा है एहसासों, एहसासातों, एहसासें, एहसासात। तो एहसास की जमा होती है दोस्तों एहसासात, सॉरी। 26 का जो है 4 हो जाएगा। 27 का देखते हैं दोस्तों। दोस्ती का मतजाद है दुश्मनी, बदगुमानी, कुर्बत, रकाबत। तो दोस्ती का जो है दोस्तों, दोस्ती का जो आसान है कि दुश्मनी होगा। दोस्ती का क्या होगा? दुश्मनी हो जाएगा। तो 27 का 1 सही हो जाएगा। 28 का देखते हैं दोस्तों। मिर्ज़ा किस बात में कोताही नहीं करता था? ज़ाहिरी रख रखाव में, झूठी शान दिखाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, ख़ानदानी आन बान दिखाने में। तो मिर्ज़ा किस में कोताही नहीं करता था? चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास मेरा ख़त्म हो गया था, फिर से हम देखते हैं आगे ऊपर से। मिर्ज़ा को अपने ख़ानदान की उस ज़वाल का पूरा एहसास था, मगर उसको रोकना उसके बस की बात न थी। अलबत्ता जहाँ तक ज़ाहिरी रख रखाव का ताल्लुक़ था, मिर्ज़ा उसमें ज़रा सी कोताही भी न होने देता था, है ना। जहाँ तक ज़ाहिरी रख रखाव का सवाल है, ताल्लुक़ है, मिर्ज़ा उसमें क्या करता? ज़रा भी कोताही नहीं करता था। तो किस में मिर्ज़ा कोताही नहीं करता था? तो ज़ाहिरी रख रखाव में जो है मिर्ज़ा कोताही नहीं करता था, यानी 1 नंबर जो 28 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 29 देखते हैं। चलिए फिर यहाँ पे इक़्तिबास आ गया है, तो पहले सवाल पढ़ देते हैं। मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? हाँ, उसे मार गिरा दो, नहीं दौड़कर थान तक चलो, अपने आप को उसके हवाले कर दो, आदमी को भगा दो। अब जानते हैं कि 2 बैल जो प्रेमचंद का, उसी से जो है ये लिया गया है। आपको इक़्तिबास को पढ़ के बताना है कि मोती ने, हीरा मोती 2 बैल थे, उसके बारे में जिक्र है। मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? उसका क्या जवाब दिया? चलिए देखते इक़्तिबास को पढ़ते हैं। मान उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि रास्ता देखा हुआ है, हाँ इधर ही से तो गया, उनको अपने गांव ले गया था, वही खेत वही बाग हैं वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज़ होने लगी, सारी थकान, सारी कमज़ोरी, सारी मायूसी रफ़ा हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया, ये तो अपना कुआं है जहाँ रोज़ पानी पिया करते थे। मोती, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा, भगवान की मेहरबानी है। मोती, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा, ये जाने भी देगा इतना सोच लो। मोती, मैं मार गिराता हूँ, मैं मार गिराता हूँ, जब तक संभले तब तक हम घर पहुँच जाएंगे। मोती ने कहा कि मैं इसको मार गिराता हूँ, जब तक ये संभलेगा तब तक तो हम घर पहुँच जाएंगे। हीरा ने अब क्या कहा, जो आपसे पूछा गया था? नहीं, दौड़कर थान तक चलो, वहाँ से आगे न चलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? दौड़कर थान तक जाने की बात कही है। तो वही चीज़ आपसे 129 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? हाँ, उसे मार गिरा दो, नहीं दौड़कर थान तक चलो। तो यही बात तो कही उन्होंने कि नहीं दौड़कर थान तक चलो, मार गिराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। हीरा और मोती दौड़कर कहाँ खड़े हो गए? अपने मालिक के पास, अपने खेत पर, मालिक के घर के दरवाजे पर, अपने थान पर। वहीं से इक़्तिबास कुछ पढ़ते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा था। दोनों मस्त होकर बछड़ों की तरह कलीलें करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। कहाँ पहुँचे? अपने थान पर। कहाँ पहुँचे दोस्तों? अपने थान पर। तो 130 का जो है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अपने थान पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? अपने थान पर। चलिए 131 नंबर देखते हैं। झोरी बैलों को देखकर क्या कहने लगा? वही झोरी जिसके 2 बैल थे, हीरा और मोती, जिसको प्रेमचंद ने अपनी कहानी में बताया है। उन्हें डंडे से मारने लगा, उन्हें बुरा भला कहने लगा, उन्हें प्यार करने लगा, उन्हें भूसा खिलाने लगा।
जब झोरी ने दोनों बैलों को देखा तो क्या करने लगा, वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। झोरी दरवाजे पर बैठा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। क्या करने लगा? उन्हें प्यार करने लगा। तो अब हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि झोरी बैलों को देखकर क्या करने लगा, तो उन्हें प्यार करने लगा। तो 131 का जो है 131 का जो दोस्तों वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि उन्हें प्यार करने लगा। 132 भी देख ही लेते हैं। बाग की जमा है बागों, बागातों, बागातें, बागातीन। तो बाग की जमा दोस्तों बागों हो। 1 नंबर ऑप्शन आपसे 132 का हो जाएगा। चलिए 133 देखते हैं। नज़दीक का मुतज़ाद है दूर, कुर्बत, करीब, पास। तो 133 का दोस्तों 1 हो जाएगा दूर। चलिए 134 देखते हैं दोस्तों। बैलों की रफ्तार तेज क्यों होने लगी? अपना गांव, खेत और बाग देखकर, अपने मालिक और मालिकन को देखकर, गाय और बैलों को देखकर, गांव के लोगों को देखकर। इक़्तिबास चूँकि मेरा पूरा हो चुका था लगभग, तो अब हम शुरू से देखते हैं, फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। मान उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि रास्ता देखा हुआ, हाँ इधर ही से तो गया, उनको अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग हैं, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज़ होने लगी, यानी खेत, बाग, गांव को देखने के बाद उनकी रफ्तार तेज़ होने लगी। असल कहानी इस तरह है कि वो दोनों बैलों को कोई लेके चला जाता है और वो दोनों बैल जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो भागते भागते जो है उनको रास्ता जो है, इस तरह के रास्तों में चीज़ें मिलती हैं, तो उसी का जिक्र करें। तो जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पे आपको कि बैलों की रफ्तार तेज़ क्यों होने लगी? तो बैलों की रफ्तार तेज़ इसलिए होने लगी कि अपना गांव, खेत और बाग देखकर बैलों की रफ्तार क्या होने लगी? तेज़ होने लगी। क्या होने लगी? तेज़ होने लगी। चलिए नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ से जो है हमारा क्या है कि हमारा यहाँ से पेडागोजी फ़न तदरीस शुरू होता है। यहाँ से हमारा फ़न तदरीस शुरू होता है और इसको हमको अच्छे से करना है। चलिए, उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक़ हों। यानी उस्ताद जो है चौथी कक्षा के बच्चों को किसी भी विषय पे स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए क्या करता है? मोटिवेट कर सकता है, उसको प्रेरणा दे सकता है। कब? अगर मौजू संबंधित हो समाजी मसाइल से, कौमियत सालमियत से, ज़ाती ज़िंदगी से, माहौलियाती मसाइल से। तो बताइए आप कि चौथी कक्षा का बच्चा जो है उसकी जो उम्र होगी वो 10 साल होगी। तो 10 साल तक का बच्चा जो है वो समाजी मसाइल के बारे में उतनी समझ रखता है क्या? कौमी सालमियत के बारे में उतनी समझ रखता है क्या? माहौलियाती मसाइल के बारे में उतनी समझ रखता है क्या? नहीं। वो उस उम्र का बच्चा 10 साल की आयु का बच्चा जो है वो ज़ाती जो ज़िंदगी है उसकी समझ रखता है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा समझ रखता है। समाजी मसाइल, कौमियत और माहौलियात के बारे में वो उतनी समझ नहीं रखता है। तो इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 137 नंबर देखते हैं। ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है ना? गैर रस्मी, रस्मी होता है कि जब हम स्कूल, कॉलेज कहीं पे जाके किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो रस्मी तालीम होती है, वो रस्मी आमोजिश होती है। और जब हम अगर किसी के पास जाए बगैर खुद ब खुद सीख लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गैर रस्मी तालीम कहते हैं। आप जानते हैं रस्मी, गैर रस्मी और बेरस्मी, है ना? ये 3 तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? ज़बान की तजर्बागाह, तो तजर्बागाह में जब आके ज़बान सीखेंगे आप तो वो रस्मी आमोजिश हो जाएगी। घर का माहौल, ज़बान का तरबियती मरकज़, ज़बान का तरबियती मरकज़ भी रस्मी आमोजिश की जगह है। स्कूल ये भी रस्मी आमोजिश की जगह है, लेकिन घर का जो माहौल है दोस्तों वो गैर रस्मी आमोजिश की जगह है। या क्या है? गैर रस्मी आमोजिश की जगह है। वहाँ पे आप चीज़ों को खुद ब खुद सीखते चले जाते हैं, कोई आपको सिखाता नहीं है बैठकर। 138 नंबर देखते हैं दोस्तों। तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी?
तलबा ने किसी कहानी को पढ़ा और उस कहानी को पढ़ने के बाद उस्ताद कहते हैं कि आप अपने अल्फाज में आप इस कहानी के सार को, खुलासे को बयान कीजिए। तो इस तरह कह के उस्ताद किस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ज़हानत को ये जानना चाह रहे हैं कि ये बच्चा कितना ज़हीन है, चीज़ों को कितना जल्दी जो ग्रहण कर लेता है, उसको अखज़ कर लेता है, समझ को जानना चाह रहे हैं, तलफ़ुज़ उच्चारण को देखना चाह रहे हैं कि बच्चा की उच्चारण कैसी है, या इमला। तो इमला तो यहाँ पे होगा नहीं, इमला तो लिखने की महारत है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इसमें कौन होगा, तो इसमें से दोस्तों समझ हो जाएगा। उस्ताद समझ को देखना चाह रहा है कि बच्चे ने जो कहानी सुनी उस कहानी को वो कितने हद तक समझ पाया, है ना। चलिए, लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फोरिया। तो आप जानते हैं कि लिखने की कठिनाई है तो डिसग्राफिया हो जाएगा, 139 का 2 हो जाएगा, 139 का 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए 140 देखते हैं। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि यानी जो पढ़ना होता है, पढ़ने में आप जानते हैं कि जो ज़बान की महारत होती है उसमें 4 चीज़ें होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप क्या करते हैं, जो मतन लिखी हुई है, जो टेक्स्ट बुक है या जो आपकी विषय वस्तु है उसको पढ़ लिए हो गया, सिर्फ यहीं तक महदूद है क्या? नहीं, इससे भी आगे है। तो क्या है, एक अच्छे मुकर्रिर हूँ, पढ़ने के साथ साथ आप मतन के माना समझें। तीसरा है नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो कि नए अल्फाज और जुमले कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी मालूमात हो। और चौथा है नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर काबू पा सकें, या जो नए अल्फाज की अदायगी में आपको जो दुश्वारी हो रही है उस दुश्वारियों पे आपको काबू हो, कंट्रोल हो, आपका जो है क्या हो, नियंत्रण हो। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चूंकि छोटी कक्षाओं की बात कर रहे हैं ना, हम 1 से 5 क्लास की कक्षा की बात कर रहे हैं, तो 1 से 5 क्लास के जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र जो है 11 साल होगी। तो इस 11 साल के बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। ये आप अगर आप अपने ऊपर ऑब्जर्व करके देंगे, अपने पर जो है इसको लेके देंगे, तो फिर आप कुछ और भी जवाब दे सकते हैं। तो आपको ध्यान में हमेशा रखना सीटेट के सवालात को बनाते वक्त है कि आप कैसे बच्चों की जो है सवालात को बना रहे हैं। तो 140 का जो है दोस्तों ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा कि अल्फाज के मतन के साथ साथ मतन के माने को समझना भी आपके लिए क्या है, ज़रूरी है ना। उस साख्त को समझना, कवायद तो हम बाद में सीखते हैं ना, 4वीं 5वीं कक्षाओं के बाद सीखते हैं, है ना। व्याकरण हम बाद में सीखते हैं, शुरू में हमको नहीं सिखाया जाता है। चलिए 141 देखते हैं। इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। क्यों? NCF वगैरह ने कहा कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मातृभाषा में होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया? इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, ताकि क्षेत्रीय भाषा जो उसका फ़रोग़ हो, उसका विकास हो, ऐसा इसलिए कहा गया। दूसरा, फितरी माहौल बेदार करने के लिए, या जो नेचुरल वे होता है, इन्वायरमेंट होता है ना, प्राकृतिक जो है माहौल होता है, वातावरण होता है, उसको विकसित करने के लिए कहा गया। तीसरा, बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते हैं इसीलिए उसको मातृभाषा कहेंगे। चौथा, बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग़ देने के लिए, तख्लीकियत को फ़रोग़ देना नहीं होगा बल्कि माहौल, फितरी माहौल बेदार करने के लिए। चूँकि अभी तक जो बच्चे की आदत थी वो घर का माहौल उसको मिला था जहाँ पे वो फितरी माहौल में मातृभाषा को सीख रहे थे। जब हम उसको स्कूल में भी वही माहौल देंगे तो बच्चा जिस तरह मातृभाषा को सीखने में बच्चे को किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं हुई, उसी तरह जब हम उसको फितरी माहौल देंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट देंगे, तो बच्चा क्या करेगा कि दूसरी और तीसरी ज़बानें, जितनी ज़बानें आपको सिखानी है वो आसानी से सीख लेगा। 142 नंबर देखते हैं दोस्तों। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है। अब देखते हैं कि पहली जमात की पहली कक्षा की किताबों में जो है नज़्में और कहानियाँ ही होती हैं। आपने कभी सोचा कि सबसे पहले तो अक्षर होना चाहिए, सबसे पहले जो लेटर होना चाहिए, सबसे पहले जो हरूफ होने चाहिए, लेकिन कहानी और नज़मों से क्यों शुरू किया जाता है? कभी ध्यान दिया? वही पूछ रहे हैं। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़मों और कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हुरूफ तहज्जी आता है, अक्षर आता है, लेटर आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया है, यानी किस अप्रोच को, दृष्टिकोण को अपनाते हुए ऐसा किया जाता है कि हुरूफ तहज्जी से पहले क्या किया जाता है कि नज़मों और कहानियों को पढ़ाया जाता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इंज़िबाती दरसियाती खाका। तो किसको कहते हैं? इंज़िबाती का मतलब नज़्म ज़ब्त बोलते हैं ना, तो इंज़िबाती का मतलब होता है अनुशासनात्मक।
तो ये आप जानते हैं दोस्तों कि ये ऊपर से नीचे का तरीका है कि सबसे पहले हरूफ बच्चों के अंदर पहचान होगी, फिर वो जो है क्या करेगा, जुमलों को, वाक्यों को, कहानियों को समझने की उसके अंदर इस्तिताअत, ताकत, कुव्वत आएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पहले उसको नज़में और कहानियाँ सुना रहे हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि उसके जो है नज़में और कहानियाँ इसलिए भी शामिल की जाती है कि उससे क्या होता है कि बच्चे के जो अंदर है उसके अल्फाज आते हैं, वो जो बच्चे कहानियाँ सुनती है उसके अल्फाज आते हैं, उसकी समझ विकसित होती है ना, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की उसके अंदर सलाहियत होती है। जब ये चीज़ें आती है तो फिर उसके लिए हरूफ का सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 143 देखते हैं। टाइम का मुझे लिहाज करना पड़ता है दोस्तों, मैं टाइम आपका ज़्यादा नहीं ले सकता। 143, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, अनुभव का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा लेकर स्कूल आते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। चौथा, बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए। बिल्कुल आसान है दोस्तों कि बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, गलत है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो खाली स्लेट की तरह आते हैं, और अल्फाज रटना ये सब गलत है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 144 देखते हैं। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर खाली जगह है सीखता है, नकल करता है, हासिल करता है, तक़वियत पहुंचाता है। वही भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की बात है, तो कुदरती तौर पर या फितरी तौर पे जो होगा सीखना होगा उसको हम हासिल करना कहते हैं, अर्जन कहते हैं, इक्विजेशन कहते हैं। तो ये सीखना नहीं होगा दोस्तों, इसको सीखता है या हासिल करता है, ये हो जाएगा। 3 हो जाएगा कि एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर हासिल करता है, जिसको हम अर्जन कहते हैं, जिसको हम इक्विजेशन कहते हैं, यानी भाषा अर्जन होता है। भाषा सीखना का मतलब होता है अधिगम। दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और बोलना। अब जानते हैं कि 2 महारतें होती है। वसूल करने की महारत यानी किसी की दूसरे के विचार भाव को अपने अंदर लेने की जो है महारत, और दूसरा होता है कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने की महारत। तो हमारी 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। तो सुनना और पढ़ना, इससे क्या होता है कि हम दूसरे की जो विचार को ग्रहण करते हैं, वसूल करते हैं, और लिखकर और बोलकर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आपको यहाँ पे वसूल करने की महारत की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सुन के और पढ़ के, सुन के और पढ़ के। यहाँ से 145 का जो 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 136 देखते हैं। 146, उस्ताद सिफत की तारीफ तलबा से कम अज़ कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है? यानी सिफत ये एक लेसन है, एक सबक है जो उस्ताद को पढ़ाना है। इसको पढ़ाने के लिए उस्ताद क्या कहता है कि हर आदमी आप अपनी एक खूबी बताइए, एक अच्छाई बताइए। हर बच्चे अपने बारे में कुछ अच्छाई बताते हैं, और उसके बाद उस्ताद कहते हैं कि या ये कहे कि टीचर कि आप एक अपनी अच्छाई या एक अपनी बुराई बताइए। बुराई तो बच्चे जल्दी बताना नहीं चाहते हैं, तो चूँकि नहीं चाहते इसलिए उस्ताद अगर कहे कि आप अपनी एक अच्छाई बताइए, या ये कहे कि एक अच्छाई और एक बुराई अपनी बताइए, कमी बताइए, तो बच्चा बताता है। उसके बाद टीचर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो अच्छाई या बुराई होती है, जो शब्द उसको बयान करता है, उसी को हम सिफत कहते हैं। यानी मिसालों के ज़रिए से उस्ताद एक उसूल की तरफ जा रहे हैं। तो ये आसान है कि मिसालों के ज़रिए से उसूल की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस्तिक़राई तरीक़ा होगा, जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं, आगमनात्मक विधि कहते हैं। वही तो कह रहा है, उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अज़ कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है? इस्तिक़राई तरीक़ा, इस्तिख़राजी तरीक़ा, कुल तबई रद्द अमल तरीक़ेकार, इज़्तिराक़ी तरीक़ेकार। तो 1 नंबर इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कि 46 का, कि ये क्या होगा, इस्तिक़राई तरीक़ा होगा। देखिए कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? रस्मी माहौल अभी हम फ़ौरन बताए थे। पहली ज़बान, दूसरी ज़बान, मादरी ज़बान, घर में बोली जाने वाली ज़बान, तो दूसरी ज़बान हो जाएगा रस्मी तौर पर सीखने वाली। 47 का 2 हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं। उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है।
क्योंकि यानी उस्ताद जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको नए अल्फाज सिखाने के लिए क्या करता है कि वो जिन चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा है उन चीज़ों को दिखा रहा है। मान लीजिए कि उनको ये बताना है कि हवाई जहाज़ के बारे में बताना है, एरोप्लेन के बारे में, तो वो क्या कर रहा है कि जो खिलौने टाइप के जो मिलते हैं उसको लेके कक्षा में आ रहा है। या वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसको कक्षा में ला कर दिखा रहा है। तो इसको जो दिखाना होता है ये क्यों होता है, वही करें। उस्ताद ने तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया है का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। ये लफ्ज़ों की सही तलफ़ुज़ की तदरीस में माविन होते हैं। तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने में, यानी उससे संबंध कायम करने में और अपनी ज़बान में अदा करने में माविन होते हैं। चौथा, नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, यानी मुजर्रद यानी ठोस फ़िक्र के अहल नहीं होते, काबिल नहीं होते हैं, इसीलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में माविन होती है। यानी जो तस्वुरात होते हैं उसको जो है समझने उसके काबिल नहीं होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं उनको हकीकी चीज़ें दिखाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 149 देखते हैं दोस्तों। ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो ज़बान होती है दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़बान के कई पहलू होते हैं, है ना। लेकिन जो ज़बान की जो असल जो मेयार होती है वो उसकी अदब होती है, उसका लिटरेचर होता है, जिसको आप BA MA वगैरह में जाके पढ़ते हैं, या कुछ लोग जो है उसमें डॉक्टरेट करते हैं, है ना, PhD वगैरह करते हैं। तो असल जो उसका मेयार होता है उसका लिटरेचर होता है। तो ये कह रहा है कि ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, अदब को भी शामिल करना चाहिए। जैसे किस्सा कहानी, जैसे अभी हमने इक़्तिबास पढ़ा कि जिसमें जो है प्रेमचंद की कहानी 2 बैल के बारे में बताया गया है, तो ये लिटरेचर है, तो इसको क्यों पढ़ाया जाता है, इसको क्यों शामिल करना चाहिए। ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है। ये तलबा को तनकीदी गौर व फ़िक्र का मालिक बनाता है। ये तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में मुआविन होता है, सहायक होता है। ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए मुआविन होता है। तो आप जानते हैं कि ज़बान की तदरीस के जो असल जो उसका जो सबूत होता है, जो या उसकी जो असल उसका एविडेंस होता है, वो होता है अदब। तो अदब आप जो है कभी लोगत वगैरह देखते होंगे तो उसमें बताया गया होगा, किसी लफ्ज़ के बारे में देखते हैं तो इस लफ्ज़ को फ़लाँ शायर ने या फ़लाँ अफसाना निगार ने अपने अफसाने में इसको नोट किया, लिखा सब पहली मरतबा। तो ये क्या होता है, एक मुस्तनद होता है, सनद होता है, सर्टिफिकेट होता है। तो ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का एक अहम ज़रिया है, इसीलिए। और 150 नंबर देखते हैं। ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे अखलाकियात की तालीम होती है, यानी नैतिकता का शिक्षण होता है। तफरीह का दिलचस्प माखज़ है, यानी इससे तफरीह होती है। तीसरा, उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। चौथा, ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा कि ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। अभी मैंने आपको पिछले सवालात में बताया कि कहानी सुनाने से क्या होता है कि आपको अल्फाजों के बारे में मालूम होता है, कि अल्फाज के आपका ज़ख़ीरा आपके पास होता है, अल्फाज की मानी आपके पास होते हैं, अल्फाज का एक दूसरे से कैसे संबंध है वो चीज़ मालूम होती है। यानी ज़बान जो एक इकाई की सूरत में जो पहले से मौजूद है वो आपके सामने आ जाती है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में, बराह रास्त नहीं बिला वास्ता, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि आप क्या करते हैं, इसी वजह से क्लास में क्या होता है, कहानी पढ़ाई जाती है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन मेरा जो है यहाँ पे समाप्त होता है। हमने बहुत कम वक्त में, चूँकि आपका एग्ज़ाम करीब है CTET का, तो मेरी कोशिश होती है कि आपको कम समय में आपको अच्छी तरह से बताया जाए। और अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी हो जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इस तरह के एग्ज़ाम को दे चुका हूं, तो आप लोगों के पास अभी टाइम की कमी है, तो आपको जो है कम समय में ज़्यादा कुछ चाहिए, है ना। और अभी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपको बनाना चाहिए, चाहे किसी भी विषय में हो, है ना, चाहे CDP हो, EVS हो, मैथ हो, उर्दू हो, हिंदी हो। अब पढ़ने वाला मामला ख़त्म करके आप जो प्रीवियस ईयर के सवालात हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। अगर कहीं पे किसी तरह की कोई कठिनाई हो रही है तो उसको पढ़िए,
उसको समझिए, नहीं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम देगा। अब पढ़ने का वक्त गया, अब आपके इम्तिहान बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए मेरी जो है दुआ आपके साथ है। चलिए अच्छी तरह जो है इम्तिहान की तैयारी कीजिए और उम्मीद कीजिए कि दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला जो आपको कामयाब करे। शुक्रिया।